नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड या दिवालियापन कानून के बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे। हम में से कुछ लोग अपने जीवन के दौरान गंभीर व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत ऋण या भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपके पास विकल्प है। आप दिवालियापन कानून की शरण में जा सकते हैं। इस नए दिवालियापन कानून के अंतर्गत किसी भी कंपनी को दिवालिया होने पर रोकने की कोशिशों पर खास जोर दिया गया है, चाहे वो कंपनी हो या फिर एक व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कंपनी दिवालिया होती है तो निर्णायक प्राधिकरण एक दिवालियापन आदेश पारित करता है और फिर कार्रवाई इसको लेकर शुरू हो जाती है। दरअसल दिवालियापन कानून का मुख्य मकसद है कि कर्ज के बोझ तले कंपनी या व्यक्ति को कानूनी तौर पर राहत देना और कर्जदार को भी उसका पैसा वापस दिलाना। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी जो हमने आपको बताई। दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप जी आपको दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मामले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फोन नंबर है 0120612797। इसके अलावा एक और नंबर 0120612796 इन नंबर्स पर कॉल करके आप तमाम कानूनी जानकारी दिवालिया कानून से जुड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे अधिवक्ता आज के प्रदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। आज हम जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो है दिवालियापन। अब इसकी स्थिति में जो कानूनी परिभाषा है, सबसे पहले आपसे वही समझना चाहेंगे कि कानून इसको कैसे परिभाषित करता है। पूजा, इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन बताएं, परिभाषा के बारे में बताएं, क्योंकि ये जो टॉपिक आज आपने दिया है बड़ा ही संगीन टॉपिक है और आज की टाइम की रिक्वायरमेंट है। मैं जब ये बोलता हूँ आज की टाइम की रिक्वायरमेंट, तो इसमें बहुत से, अगर हम कहने लगेंगे तो बहुत से ऐसे केसेस पीछे टाइम पे आए हैं। आप माल्या का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर चौकसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसे बहुत से कुछ इश्यूज हैं जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से अगर जब हमारे दर्शक लोग जब इसको सुनेंगे तो उनको एक्चुअली पता लगेगा कि क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे क्या होता है। पूजा, जो आईबीसी कोड है जिसके बारे में आपने पूछा, इसके बारे में मैं 1 मिनट लूंगा इसकी भूमिका बताने के लिए। जी बताइए। शुरू में एक्चुअली जो आईबीसी कोड होता है, ये इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये 2016 में पारित हुआ था, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत सी अलग अलग इंस्टीट्यूशन थी इससे पहले भी, और उन सबको इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके ये आईबीसी कोड बनाया गया था 2016 में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1985 में जो सिख इंडस्ट्रियल कंपनी थी, स्पेशल प्रोविजन एक्ट था, वो 1985 में बना था। इसी तरह RDDBFI, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक एक्ट था जो 1993 में पारित हुआ था। इसी तरह सरफेसाई एक्ट था जो 2002 में पारित हुआ था, स्क्रूटिनाइजेशन एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट था 2002 में। इसी तरह 2013 में कंपनीज एक्ट बना था। इन सबको देखते हुए कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग एक्ट डिफाइन कर रहा है, डील कर रहा है, तो क्यों ना एक ऐसी चीज बना दे कि जो इन सब की, जहां पर भी इंसॉल्वेंसी हो या बैंकरप्सी हो, मतलब कि जिसको आप दिवालियापन बोलते हैं या दिवाला घोषित हो, तो ऐसी क्यों ना एक ऐसा कोड बना दिया जाए जो इन सब चीजों को डील कर ले। और इसलिए ये आईबीसी कोड 2016 के अंदर पारित हुआ। बिल्कुल प्रदीप जी, विस्तार से ये तमाम जानकारी भी हम लेते रहेंगे क्योंकि सवाल भी हैं, कई सारे दर्शक भी जुड़ेंगे और हम चाह रहे हैं कि सिलसिलावार तरीके से हर एक सवाल का जवाब हम जाने। अब आपसे हम समझना चाहेंगे हाँ, इसके बाद मैं इस सवाल को लेकर आगे कंटिन्यू करूंगी। इसकी प्रक्रिया भी आप साथ साथ बताइएगा कि कंपनी को दिवालिया घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, वो भी जरा समझाइए।
इससे पहले एक छोटा सा एक लाइन में मैं आपके पहले क्वेश्चन का भी आंसर कर दूं, क्योंकि काफी लोगों के जहन में ये बात आती है कि एक्चुअली दिवालेपन की कानूनी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से पूजा जी, अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन जहां पर के जो ऋण लेने वाला है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को, मतलब ऋण को वापस देने में असमर्थ हो जाए जी। वो कंपनी हो सकती है, प्रोप्राइटरी फर्म हो सकती है, लिमिटेड कंपनी हो सकती है, या और दूसरे संस्थान हो सकते हैं जिनके ऊपर जो ऋणी हो, मतलब जिन्होंने किसी से ऋण लिया हो, और वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो अपने ऋण देने की जो उनकी ऑब्लिगेशन है उसको वो पूरा ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति को इस ये जो परिभाषा मैंने बताई सिंपल लैंग्वेज में, इसको दिवालियापन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि कंपनी को दिवालियापन घोषित करने की प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक्चुअली 5-6 स्टेप्स हैं। कोई भी कंपनी जब सिक हो जाती है, जब वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाती है, अपने ऋणदाताओं को ऋण वापिस नहीं चुका पाती है, ऐसी स्थिति में कंपनी को 5-6 स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है और उसके बाद फिर कंपनी को हम दिवालियापन घोषित कर देते हैं। उनमें 5-6 जो स्टेप्स है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अपॉइंटमेंट होता है, एक अपॉइंटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ CIRP। ये इसका अपॉइंटमेंट होता है सबसे पहले। उसके बाद ये जो इस अपॉइंटमेंट के बाद पब्लिकली इस कंपनी के बारे में एक अनाउंसमेंट होती है, डिक्लेरेशन होती है कि ये कंपनी अब दिवालियापन की कागार पे पहुंच चुकी है। उसके बारे में पब्लिक को अवेयर कराया जाता है, बताया जाता है। ये इसका सेकंड स्टेप है। फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी एक कमेटी बनती है। उसके बाद उनमें से उनकी एक कमेटी बनती है जिसको हम कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलते हैं। फिर एक ऐसे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, जो इस सारे प्रोसेस को डील करता है। उसे हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि सारी प्रक्रिया के ऊपर ध्यान रखता है। और इसके बाद फिर मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का एक प्रिपरेशन होता है और उसके बाद फाइनल जो स्टेप होता है उस रिजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल होती है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके बाद कंपनी को दिवालियापन घोषित किया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जब होता है, उसके बाद क्या होता है, इन प्रोफेशनल की ये जिम्मेवारी होती है कि किसी भी तरह क्या वो कंपनी को, मतलब कंपनी की जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका रोल आप समझिए यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है। डायरेक्टर्स लोग की पावर्स वगैरह सब सीज हो जाती है और जो ये अपॉइंटमेंट होती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, ये इन ए वे कंपनी का केयर टेकर हो जाता है। यही कुछ टाइम के लिए कंपनी के सारे डिसीजन लेते हैं। अब ये पहले तो कोशिश करते हैं कुछ महीने तक, 6-7 महीने तक तो इनका कोशिश ये रहता है कि किसी भी तरह हम इस कंपनी को लाइन पे ला सके, किसी भी तरह हम इस कंपनी को रिवाइव कर सके, ताकि कि ये कंपनी अपने आप स्वचालित हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और स्मूथली ये वर्क करती रहे, ताकि कि इसकी डे टू डे जो फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो चालू रहे। अब आपसे हम समझना चाहेंगे डॉक्टर प्रदीप जी कि कंपनी को दिवालिया घोषित करने में जो कंपनी है उसको कर्जदार को पैसा वो कैसे मिल सकता है वापस, वो भी जरा समझाइए। पूजा जी, इसमें एक्चुअली हम सबसे पहला काम, अगर जब कंपनी अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर और अपने एक जो पाथ है जो रिगेन करने की, अपनी पोजीशन रिगेन करने की, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बरकरार रखने की स्थिति में जब फेल हो जाती है, तब जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि जो कंपनी को दिवालियापन घोषित करने में एक जो स्टेप रहता है वो डिक्लेरेशन एंड पब्लिक अनाउंसमेंट भी रहता है कि पब्लिक को पता लगे। पब्लिक को पता करने का मतलब ये होता है कि जो भी क्रेडिटर्स हैं इसके अंदर, क्रेडिटर्स जो पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं या कोई दूसरे आदमी हो सकते हैं जिन्होंने इसके अंदर अपना रॉ मटेरियल दिया हो, किसी कंपनी की सामान वगैरह दिया हो, उनका पैसा अगर कंपनी की तरफ बकाया है, तो ऐसे लोगों का लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनता है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में भी अब डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसमें कुछ
सिक्योर्ड होते हैं और कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं जी। ऐसे क्रेडिटर्स, इनकी दो कैटेगरी बनाई गई है। एक जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे कैसे प्रोसेस रहता है अपना। ये जो दो तरह के क्रेडिटर्स होते हैं, पैसा देने वाले, जिनको पैसा उस कंपनी से लेना होता है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं दिवालियेपन का। इसको लेकर क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं और कैसे इसको लेकर जो पूरा अधिकार है और साथ ही जो पैसा फंसा हुआ होता है उसको कैसे लिया जा सकता है। डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप, अब हम चर्चा करना चाहेंगे दिवाला और दिवालियापन में मुख्य जो अंतर होता है वो क्या होता है? पूजा जी, एक बेसिक डिफरेंस है वैसे तो। एक तो हम बोलते हैं, दिवाले को बोलेंगे बैंकरप्सी और दिवालियापन को बोलेंगे हम इंसॉल्वेंसी। दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा नहीं है। एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है और दूसरा अदरवाइज हो जाता है। अब दिवालियापन की अगर बात करें, अगर कोई भी कंपनी अपनी लायबिलिटी को इनसफिशिएंट एसेट होने की वजह से उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो अपने जो उनकी जो तरफ लायबिलिटीज हैं उनको पे कर सके, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, क्योंकि वो इनेबिलिटी टू पे इट्स डेट ड्यू टू इनसफिशिएंट एसेट। ये हो गई इंसॉल्वेंसी। दिवाला जो होता है उसे बैंकरप्सी जिसे बोलते हैं, वो बेसिकली एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? इसमें क्या होता है कि आप एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, उसको ये कंपनी जो ऐसी स्थिति में बैंकरप्सी या जो इस स्थिति में आ जाती है जिसके पास इनसफिशिएंट फंड्स हो जाते हैं, जो अपने आप को फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाती हैं, ये एनसीएलटी को एक एप्लीकेशन मूव करती हैं और उसमें रिक्वेस्ट करती हैं कि अपने रीजन देते हैं और उसमें डिक्लेयर करते हैं कि भाई आप हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। और उस प्रोसेस से एनसीएलटी उसके प्रोसेस कॉन्स देकर सारी परिस्थितियों को देखते हुए फिर वो उसमें डिक्लेयर कर देता है कि ये बैंकरप्ट हो गया है या नहीं हो गया है। लेकिन अब जैसे ही बैंकरप्ट हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है पूजा जी कि जो कंपनी के जो कर्जदार हैं उनको पैसा कैसे मिले? क्योंकि जब कंपनी होती है तो आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां, मैक्सिमम कंपनियां इनफैक्ट बैंक से या शेयर्स के माध्यम से या प्राइवेट लोगों से, या अगर पैसा नहीं भी लेती है कैश में, तो ऐसी स्थिति होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दवाई की कंपनी है या कोई टायर बनाने की कंपनी है, तो उनको ऑब्वियसली ये सब कुछ बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब बड़ी कंपनी का प्रोसेस ये है कि रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद पेमेंट थोड़े दिन के बाद होती है। मीनवाइल ऐसे कीजिए कि समझ लीजिए कि अगर थोड़ी टाइम तक किसी कारण से बैंक जो ये कंपनियां हैं, ये ऐसी स्टेज पे आ गई है कि ये अपना पैसा नहीं दे सकते जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कर्जदार ये अब पहले तो ये जो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस एनसीएलटी के थ्रू प्रोसीड करेंगे। उसके बाद एक हिरार्की है। एक हिरार्की का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पहले किसको पैसा मिलेगा और बाद में नंबर 2 पे पैसा किसको मिलेगा। पैसा तो सबको मिलेगा, लेकिन क्योंकि कई बार एसेट्स इतनी नहीं होती जिनको बेच के भी आप पैसा, जो क्रेडिटर्स हैं या जो लेनदार हैं उनका पैसा मिल जाए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज का मिलता है। गवर्नमेंट एजेंसी को अगर मैं बोलूं तो आप मान लीजिए जैसे बैंक से लोन दिया हुआ है, तो एसेट बेच के जो पहला हक बनेगा वो बैंक का बनेगा, या अगर इस कंपनी को कुछ टैक्स वगैरह देने हैं तो वो टैक्स के पैसे दिए जाएंगे और फिर एम्प्लॉयज के पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद जो रॉ मटेरियल या आगे भी जरा एक दो सवाल हैं सर, हम चाहते हैं कि सवालों के साथ ही तमाम जवाब लें ताकि दर्शकों को भी बखूबी समझ आए कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तिगत दिवालियेपन की जो स्थिति है, अगर हम उसके बारे में समझना चाहें तो वो स्थिति कब बनती है, कब किसी को हम व्यक्तिगत दिवालियेपन का शिकार हो गया है वो ये कह सकते हैं? ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति पूजा जी तब बनती है जब कंपनी, या तो शुरुआत कहाँ से होगी, देखिए शुरुआत ये होगी
क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर जो उसके काम करने वाले हैं, जो वहां पर काम करते हैं लोग, अगर वहां से शुरुआत होगी कि वो सबसे पहले उनका पैसा उनकी सैलरी देने में असमर्थ हो जाएगी, तो वहां से एक इंडिकेशन आएगा कि अब एक प्रोसेस शुरू होने वाला है। वो इंडिकेशन है। उसके थोड़े दिन बाद मानिए कि आपने बैंक से लोन ले रखा है उस कंपनी ने, और वो उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, डिफॉल्ट हुए जा रहा है जी। ये एक दूसरा इंडिकेशन आ गया इस बात के लिए कि कंपनी के पास अब उतने फाइनेंसेस नहीं है कि जो वो उसको सुचारू रूप से चला सके। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ये दिवालियापन की स्थिति आती है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, कुछ दिन के लिए कंपनी के जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी प्रक्रिया चलाते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं कि किसी तरह कंपनी का फंक्शनिंग है लाइन पे आ जाए। अगर वो नहीं आती तो फिर वो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन मूव करके अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कराते हैं, और उसके बाद प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब ये भी कहा जाता है कि आईबीसी कानून में प्राथमिकता देनदार को भुगतान करने पर दी गई है। ये किस तरह से भुगतान होता है, इसके बारे में बताइए सर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देनदार का मतलब, पहले दो तरह के इसके अंदर जो देनदार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया सिक्योर्ड और एक हो गया अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे सेल टैक्स वगैरह हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या बैंक हो गए, ये जो कैटेगरी आती है ये सिक्योर्ड में आती है। सबसे पहले जब भी अगर किसी ऐसी स्थिति में जब किसी कंपनी के जो एसेट्स हैं, जो उसका टोटल, फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, या उसकी मशीनरी हो गई, या जो एफडीज हो गई, या कुछ भी इस तरह की कोई चीजें हैं, तो सबसे पहले उसको लिक्विडेट करके और इन लोगों को पैसा दिया जाता है। उसके बाद यस एम्प्लॉइज भी हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है जैसे रॉ मटेरियल देने वाले हो गए, क्रेडिटर्स जो हैं रॉ मटेरियल देने वाले हो गए, या अन्य लोग जो शेयर होल्डर्स है उसके अंदर, उनका फिर नंबर आता है। तो ये एक प्रक्रिया रहती है पैसा देने की कि किसको पहले पैसा दिया जाएगा और किसको बाद में पैसा दिया जाएगा। ठीक है। अब ऋण सलाहकार की जरा हम बात कर लें तो ऋण सलाहकार कौन होते हैं और इसका क्या पूरा का पूरा जो प्रक्रिया रहती है या पूरा कैरेक्टर क्या रहता है इनका? ऋण सलाहकार बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंपनी को एडवाइस करते हैं कि किन किन माध्यम से आप कंपनी को चलाने के लिए पैसा एजेंसी से ले सकते हैं। वो उनके एजेंसीज को, फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हो गए, जहां से वो पैसा ले लेते हैं और कंपनी को हेल्प करते हैं कि किसी तरह ये पैसा उनको अरेंज करें। सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, कंपनी की लायबिलिटी एंड एसेट्स बताते हैं, कंपनी की जो एप्लीकेशन होती है अपना केस को मजबूत तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि भाई किस कारण से अगर हम किसी बैंक के पास अगर लोन लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली पहले हमें अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। बैंक जब लोन देने से पहले सबसे पहले ये देखता है कि मैं कितना सिक्योर्ड हूँ। अगर किसी स्थिति में ये पैसे नहीं दे पाए तो मैं कैसे अपने पैसे को वसूल कर पाऊंगा, क्योंकि बैंक में पब्लिक अमाउंट होता है, पब्लिक फंड्स होते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये कंपनी की और बेसिकली दोनों के बीच में एक ब्रिज होते हैं जो फाइनेंस का और कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए मनी अरेंज कराते हैं। ठीक है। अब दिवालियापन की सुनवाई की बात कर लें तो वो किस अदालत या फिर ट्रिब्यूनल में होती है, ये भी सर स्पष्ट कर दीजिए। जी पूजा जी, जब ये प्रोसेस हो जाता है तो दो तरह के हमारे पास ट्रिब्यूनल हैं। एक है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसमें सबसे पहले सुनवाई होती है। ये आप एक लॉ मैन के लिए, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स होते हैं, इसी तरह एनसीएलटी और एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले आपका केस डिसाइड करेगा एनसीएलटी। अब जरूरी तो नहीं कि जो एनसीएलटी ने डिसाइड कर दिया वो परफेक्ट है, बिल्कुल। और एटलीस्ट आपको एक मौका दिया जाएगा कि अगर कहीं एनसीएलटी के डिसीजन में, ऑर्डर में कहीं कोई कमी है तो आपको एक मौका दिया जाता है
कि आप उस कमी को हायर कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में जाकर और अपने पक्ष को रखें, और अगर वहां से उसको बोलेंगे NCLAT, एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का एपेलेट, मतलब उसकी सुनवाई, उसके ऑर्डर की सुनवाई, उसके विपरीत में आप उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इनसे भी अगर आपको राहत ना मिले, हाई कोर्ट है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस है, हाँ, कि आप कहाँ पर जा सकते हैं। तो दिवालिया कानून से जुड़ी तमाम जानकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आपने बताई। हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और जुड़कर ये तमाम जानकारी दी। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।